जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल पे जहां पर हम लोग जेपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये एक सीरीज स्टार्ट हुआ जहां पर PYQ यानी पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो जेपीएससी मेंस में पूछा गया है। और आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटी। पॉलिटी से हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs में पूछे गए हैं, खास करके 6 जेपीएससी, है ना। तो यहाँ पर हम पास्ट के क्वेश्चन को समझेंगे, साथ में हमारा जो न्यू अप्रोच होगा 14 जेपीएससी के लिए। 14 जेपीएससी मेंस में हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पॉलिटी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, अच्छे से सारे कुछ आपने पढ़ा है, एक अच्छा बुक पढ़े है, तो आपको अच्छा से यहाँ पर 100 मार्क्स के क्वेश्चंस, 100 मार्क्स में आपको इजीली 60 to 70 मार्क्स इजी आ जाएंगे, जो कि काफी एक अच्छा स्कोर होता है। इसी में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, और उसके पहले हमें देखना है कि क्या सिलेबस में है। तो जैसा कि पता है आपको, ये पेपर 4 है और पेपर 4 में हमने देखा कि दो सेक्शन, दो सब्जेक्ट्स है। पॉलिटी है और एक दूसरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेक्शन ए से जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पॉलिटिक्स होंगे, जिसमें आपको पहला जो सेक्शन होगा जिसमें 20 मार्क्स का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन सेट होगा, सेकेंड सेक्शन जो बी होगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स यानी कि दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 40-40 मार्क्स के, तो टोटल 80 मार्क्स। तो आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको दो चॉइस, दो सिलेक्ट करना है। तो इसमें दो क्वेश्चन आप अपना लिख सकते हो। तो आपका स्ट्रेटेजी वही होगा जहां पर आप अच्छे से, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसी पे आप फोकस करो। तो एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पॉलिटी का सिलेबस है, तो देखिए सबसे पहले जो सिलेबस में दिया हुआ है, प्रियम्बल के बारे में दिया, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बताया गया कि ये हमारा जो प्रियम्बल यानी प्रस्तावना है, जिसके बारे में आप जानते हो कि दिस इज द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड एरिया है सैलिएंट फीचर ऑफ एंड बेसिक स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पर आपको फोकस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर पे, आप जरूर से फोकस करो। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी से ऑलरेडी PYQ में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ से भी आपका एक एरिया का फंडामेंटल राइट, जो कि आपको पार्ट 3 में फ्रॉम आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है जो पार्ट 4A आपको इंसर्ट हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 51A। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, अभी देखिए सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी हो गया। पंचायत, ये एक एरिया, फोकस एरिया बन सकता है आपका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास हुआ, जिसके बाद नए पार्ट्स जोड़े गए, पार्ट 9 पार्ट 9 आपका हो गया पंचायती राज, पार्ट 9A हो गया म्युनिसिपल पैलिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा हैं। और खास करके देखा जाए तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच का रिलेशन पूछ सकता है, कि जो इनके बीच का बहुत सारे आपको ना जुडिशियल जजमेंट नजर आएंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट सुपीरियर है या डीपीएसपी सुपीरियर है। इसके ऊपर काफी सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। केशवानंद भारती केस वाला है, जो बेसिक स्ट्रक्चर और दोनों का डिबेट काफी एक ओवरलैपिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एरिया अगर आप प्रिपेयर करते हो तो मेंस में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और जुडिशरी है। साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में, और 11 बॉडीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप से, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू 6 शेड्यूल एंड 5th शेड्यूल। तो आपका प्रायोरिटी एरिया क्या होना चाहिए अगर आप 14 जेपीएससी में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपका जो प्रायोरिटी एरिया है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज पे अच्छा कमांड होना चाहिए। साथ में आपको जुडिशरी जो है, आपका जुडिशरी में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में, जैसे कि ये जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म है, रूल ऑफ लॉ है, ये भी एरियाज में आप काफी अच्छा एक पॉइंट बना सकते हैं, क्वेश्चंस लिख सकते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन पे फिर से एक बार आपको, जो कि लेजिस्लेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड फाइनेंशियल पावर, जो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो जैसे कि फंडामेंटल है डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, जुडिशियल में जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म,
पंचायती राज और उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, है ना, ये एक ऐसा एरिया है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर का रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कंटेम्प्रेरी सिनारियो, ये दो दो बार क्वेश्चन, 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है प्राइम मिनिस्टर से कि रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट मींस 1992 के बाद से, और प्रेसिडेंट सिनारियो प्राइम मिनिस्टर क्या रोल है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये फोकस एरिया बन सकता है। तो इसी पे हम लोग अभी 6 जेपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया उस पे हमारा फोकस होगा कि 6 जेपीएससी जो एग्जाम में पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो कौन कौन से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। जैसे कि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 जेपीएससी में पूछा है। अब देखो पीवाईक्यू में आपका जो भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहीं से आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है फॉर मेंस, फॉर मेंस यानी कि फॉर सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग। सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के लिए आपका जो अप्रोच होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा वही आपको मेंस में नेक्स्ट ईयर हो सकता है वहां से क्वेश्चन बन जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले मैं बता दूं कि प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल पे आपको सारा कुछ याद रखना है, फिलोसफी बिहाइंड द प्रीएम्बल, क्या रीजन था प्रीएम्बल का। तो प्रीएम्बल वाज लाइक अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर इसका हिस्ट्री देखो तो इट वाज अ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पास किया था, जो बाद में हमारा प्रीएम्बल के नाम से जाना जाता है। तो प्रीएम्बल को हम लोग, जैसे कि एन ए पालकी वाला ने इसे कहा इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के एम मुंशी ने कहा इट्स अ हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका अमेंडमेंट, क्या प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है, क्या प्रीएम्बल का संशोधन हो सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। तो इसके ऊपर जो डिबेट था वो डिबेट फाइनली सॉल्व होता है केशवानंद भारती केस में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और 42nd अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड्स, याद रहे कितने सारे वर्ड, 3 वर्ड्स जोड़ा गया, याद रहे 3 वर्ड्स वर एडेड, 3 वर्ड्स वर एडेड। तो कौन कौन से वर्ड थे, एक था सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड को जोड़ा गया। मींस प्रीएम्बल का अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। और इस देखा जाए तो ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन जो है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों वर्ड को प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। एक और वर्ड था इंटीग्रिटी, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सोशल सेक्युलर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट टाइम के लिए इस बार का मेंस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन प्रीएम्बल से दिख सकता है। फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन है। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज से क्या क्वेश्चन आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। इसको भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़ा गया था। ओके, और ये पार्ट 4A, याद रहे पार्ट 4A में सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A, एक ही आर्टिकल है जिसमें ओरिजिनल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और जोड़ा गया, तो अभी प्रेजेंट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन की पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट क्या क्या चीज से, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट पूछा है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 बताता है पार्लियामेंट का कंपोजिशन। तो पार्लियामेंट बना है लोकसभा से, है ना, लोकसभा से बना है, ये राज्यसभा से बना है, राज्यसभा से बना है, और साथ में प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति भी संसद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, क्योंकि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है वो बिल तभी एक्ट बनता है जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिल जाता है, जब प्रेसिडेंट अपने साइन कर देते हैं, जब प्रेसिडेंट अपने एसेंट दे देते हैं या साइन कर देते हैं, तो वो एक्ट, वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी जो है प्रेसिडेंट, राज्यसभा प्लस लोकसभा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये है कंपोजिशन। तो देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछता है, अगर पॉलिटी आप ढंग से पढ़ोगे तो 20 नंबर आपके बहुत ही फ्री में मिल रहे हैं, 20 नंबर तो आपको आराम से मिल रहे हैं। इसमें कोई बहुत आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में काफी इजीली आप इसको कवर कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ये भी एक फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया है। तो ये यहाँ पर आपको बता दें कि जो रिट होता है हमारे यहाँ पर, जो जुडिशरी है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के पास रिट इशू करने का पावर होता है। सो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 कर सकता है और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कर सकता है।
तो जब भी फंडामेंटल राइट का वॉलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर उसको उसका केस कर सकते हो, क्योंकि दिस इज जस्टिसिएबल है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो ये क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। लोकसभा में का जब भारत का पहला लोकसभा 1952 में आया था चुनाव के बाद, तो उसमें लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो स्पीकर कौन होता है, तो स्पीकर वही होता है, लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और हमारे देश के जो पहले स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर थे, है ना। जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर। इनके बारे में मैं बता दूं कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टैब्लिश हुआ था, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दो टास्क दिया गया था। पहला टास्क था अबाउट पहला टास्क ये था कि किस तरह से भारत का अपना कि दो एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो टास्क थे, जिसमें कि पहला था कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब एज अ संविधान लिखेगा तो उस समय इसके प्रेसिडेंट होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा था कि जब ये एक एज अ पार्लियामेंट सीट करेगा, पार्लियामेंट यानी कि जब लॉ बनाने की बात आएगी, तो उस समय इसके कौन होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उस समय भी जीवी मलवंकर ही थे। तो जीवी मलवंकर उस समय भी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, सो आंसर इसका हो जाएगा ए, जीवी मलवंकर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ बिल डीम टू बी अ मनी बिल। देखो ये मनी बिल पे क्वेश्चन आया है। तो हम लोग पार्लियामेंट जब क्लास में पढ़ते हैं तो पार्लियामेंट में हमें पता है कि आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया। तो मनी बिल क्या होता है, इट कंटेन द प्रोविजन डीलिंग विद मैटर रिलेटिंग टू रेगुलेटिंग ऑफ बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी तरह का बोरिंग करना तो उसके लिए कस्टडी ऑफ कंट्रोल फंड ऑफ इंडिया वो भी होता है। ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है मनी बिल बेसिकली डीम कौन सा इसमें है, बिल इज डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स प्रोविजन डीलिंग विद द मैटर रिलेटिंग टू ऑल दी अबव। तो यहाँ पर ऑल दी सभी होगा, इन सारे चीजों पे हम बात करेंगे। ये दिस और आर दी मनी बिल। बेसिकली ए इज तो कंफर्म है, तो बी भी है कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया, कस्टडी ऑफ द कंसल्ट फंड, भारत के संचित निधि के अभिरक्षा। ठीक है, तो ऑल दी अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो पॉलिटिकल पार्टी भारत में किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। द रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन स्टेट। सो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री ऑफ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 24 आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो क्वेश्चन है वो हर एक एरिया से पूछ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें पूछा हाउ मेनी टाइम्स आर इंक्लूडेड द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 11th शेड्यूल में कितने सारे मतलब कि आइटम्स इंक्लूड है। तो देखो ये दीज आर द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स दैट दैट मींस वेयर लोकल गवर्नमेंट कैन मेक लॉ। सो 29 आइटम्स है। ठीक है, 29 आइटम्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिसमें लोकल गवर्नमेंट 11th शेड्यूल आपको पता है कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया, PRI। सो यहाँ पर आर्टिकल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो गवर्नर ऑफ स्टेट इंडिया में एक्चुअली किस तरह से अपॉइंट होते हैं। तो दिस इज अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम। तो इसका आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो गवर्नर कौन होते हैं, गवर्नर बेसिकली इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सो ही मस्ट बी 35 ईयर ऑफ एज कंप्लीट होना चाहिए, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। सो दिस गिवन एन ऑप्शन बी आर्टिकल 157 इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें आप देखोगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें मेंस लॉन्ग आंसर है। तो इसमें 4 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। 6 जेपीएससी के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें तो इसमें पहला है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेस्ड while fundamental duties are under emphasized, do you agree, give reason to you support your answer। तो देखो एक बहुत इसमें अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर लिखाया जा सकता था
कि फंडामेंटल राइट को क्यों इतना ज्यादा स्ट्रेस, मतलब इतना ज्यादा बल दिया जाता है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल ड्यूटीज। क्योंकि फंडामेंटल राइट एक इम्पॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जिससे कोई भी भारत का नागरिक या कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार के हिसाब से जी सकता है। तो एक फ्रीडम के साथ जीने के लिए फंडामेंटल राइट बहुत होना जरूरी है। हमें अपने एस्पिरेशंस को, अपने जो भी गोल्स है, उनको अचीव करने के लिए फंडामेंटल राइट एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज उतना ज्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स। जब संविधान लिखा जा रहा था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में चर्चा नहीं हुआ था और फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर कह देंगे कि फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल, ये जस्टिसिएबल है, और फंडामेंटल ड्यूटी है नॉन जस्टिसिएबल। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हो जाता है कि जैसे कि आपको हमारे नेशनल एंथम को फॉलो करना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके एस्पिरेशन, उनके जो भी आइडियाज है उसको आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए। मतलब कि इसके लिए कोई इनफोर्सिबल नहीं है, नॉन जस्टिसिबल है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसलिए इसको ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताना है कि आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के बारे में बताना होगा कि आर्टिकल 20 एंड 21 नेवर सस्पेंड एनी टाइम, ये हमेशा इन्फोर्सिबल रहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आल्सो। तो इसका सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा कि आर्टिकल 20-21 क्या है। इन तरह से आपको फंडामेंटल राइट, जैसे कि आपको सेक्युलर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28, राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेके 18, ठीक है। उसके बाद आपको राइट टू फ्रीडम फ्रॉम आर्टिकल 19 से लेके 22, ओके, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड 24, right to freedom of religion 25 to 28, cultural and educational right 29 and 30, then your 32 right to consult remedies। इन सारे फंडा आर्टिकल्स को आप डिस्कस करना होगा, यहाँ पर उनका इंपॉर्टेंस बताना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताना पड़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की एक्चुअली इट इंक्लूड द ऑल इंपॉर्टेंट ना ड्यूटीज। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका क्या कर्तव्य है उसके बारे में ये फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है, ठीक है। तो इन इसमें एक अच्छा खासा 400 वर्ड में आंसर लिखा जा सकता था, तो ये तो एक अच्छा चॉइस हो सकता था इस आंसर लिखने का। दूसरा क्वेश्चन, एग्जामिन द पावर एंड फंक्शन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली इन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। सो ये भारतीय प्रधानमंत्री कार्यों को परीक्षा में विशेष रूप से उदारीकरण के बाद संदर्भ में लिखे। तो ये 1991 में जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, उसके बाद से क्या क्या रोल प्ले हुआ, ओके, प्राइम मिनिस्टर का, उस पर आपको बात करना है। जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव के समय में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह, और देन प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में आप लिख सकते हो क्या क्या चेंजेस हुआ, इनका रोल कैसे प्ले है, इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी में कैसे रोल प्ले करते हैं, इंटरनेशनल सिनारियो क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे आप एक अच्छा आंसर देखो। ये आंसर लिखने के लिए आपके पास करंट अफेयर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, आपको पूरा अच्छा से पता होना चाहिए। इस पे आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर आपने सिर्फ पॉलिटी पढ़ा है और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस नहीं जानते हैं, तो पोस्ट उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट किया जा सकता था। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव इन्फ्यूज्ड लाइफ इन द वर्किंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, डिस्कस क्रिटिकली। ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें आप रिस्क ले सकते थे, अच्छा आंसर लिखा जा सकता है 73rd एंड 74th, है ना। जैसे आपको बताना होगा आर्टिकल 40 एक डीपीएसपी था, डीपीएसपी अभी भी है, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, लेकिन डीपीएसपी होने की वजह से ये मैंडेटरी नहीं था। फिर उसके बाद है ना बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद सारी कमेटीज जो है, थंगन कमेटी लास्ट में, जो पी सिंघवी कमेटी जो था, ये सारी कमेटी के बाद से आपका लोकल गवर्नमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया। एक संविधान में उसका जगह मिला 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पास करने के बाद। नया चैप्टर पार्ट 9 एंड पार्ट 9A, कुछ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करो, किस तरह से लोकल पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, यानी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को ये बढ़ाता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है। उन सारी चीजों पे आपको लिखना पड़ेगा। जिला परिषद का रोल क्या है, रिजर्वेशन सीट ऑफ वुमेन, एससी एसटी, इन सारे बातों पे लिखने के बाद आपको देखो यहाँ पर डिस्कस क्रिटिकली। तो अभी इसके चैलेंजेस क्या क्या है उसके ऊपर भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा।
और एक क्वेश्चन पूछा 5 नंबर, राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग कॉन्सेप्ट PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड राइट टू इक्वालिटी गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ इंपॉर्टेंट PIL है उनके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट केस है, तो ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ा आपको PIL के बारे में पूरा लिखना पड़ेगा, अच्छा केस वगैरह लिखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो ओवरऑल सिलेबस को अच्छा से कवर किया गया है। आप नहीं कर सकते ये वाला पार्ट को हम छोड़ कर जाएं एग्जाम में। तो कम से कम जो ब्रॉड इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे तो आपका फोकस करना ही है, और खास करके जो PYQs पूछे गए हैं उसके लिए। अब यहाँ पर बुक क्या अवेलेबल है, क्या हम पॉलिटी के लिए बुक को प्रीफर करें, तो मेरे हिसाब से इंडियन पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये सब M लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी से काम चल जाएगा आपका, बहुत अच्छा बुक है। ये बुक मोर देन सफिशिएंट है, इसी बुक को कम से कम आपको 4 to 5 टाइम्स पढ़ लेना है। इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बैक साइड में PYQs UPSC का, उसको भी फोकस करना है। और साथ में पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये आपको NCERT क्लास 12 का NCERT है, इसको भी आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ताकि आपके पास इंडिया में क्या है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या इंडिया में हुआ, वो सारे चीज के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको अटेम्प्ट करना है इंडिया, तो आप इस बुक को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बात करेंगे। अभी 6 JPSC का बात हो चुका है, बाकी और JPSC 7 to 10, 11 to 13 में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स से, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेंगे। और क्या अप्रोच होना चाहिए फॉर योर नेक्स्ट 14 JPSC मेंस में, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे भी हम वीडियो बनाएंगे, जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, DPSP, फिर प्राइम मिनिस्टर, रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट सिनारियो में क्या क्या है, करंट अफेयर के टॉपिक्स कैसे आप इस आंसर में अपना लिख सकते हो, आंसर राइटिंग कैसे करना है, इन सारी चीजों पे बहुत सारे वीडियोस अभी लाइनअप है, सब एक बाय एक करके सब अपलोड होंगे आपके JPSC मेंस तक। अच्छा खासा एक कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा JPSC मेंस का, नॉट ओनली फॉर पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग बाकी भी सब्जेक्ट, साइंस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोनॉमिक्स में कैसे फोकस करना है, ठीक है, ज्योग्राफी है कैसे, सारे के सारे टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।